16 दिसंबर 1971 की सुबह ढाका की हवा में बारूद की गंध तैर रही थी। सड़कें लगभग सुनसान थीं। हर तरफ डर, खामोशी और अनिश्चितता का माहौल था। उसी समय ढाका के एक गुप्त ठिकाने पर एक भारतीय एजेंट पुराने रेडियो सेट के सामने बैठा था। उसकी उंगलियां पसीने से भीगी थी, सांसें तेज चल रही थीं। कई महीनों की मेहनत, खतरे और बलिदान का फैसला अब कुछ ही क्षणों में होने वाला था। अचानक रेडियो पर एक संदेश उभरा। टाइगर हैज सरेंडर्ड। रिपीट, टाइगर हैज सरेंडर्ड। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था। इसका मतलब था कि पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसका मतलब था कि एक नया राष्ट्र जन्म लेने वाला है। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण के पीछे एक लंबी, गुप्त और बेहद सुनियोजित कहानी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने परछाइयों में रहकर निर्णायक भूमिका निभाई थी। उस कहानी की शुरुआत 1971 से पहले होती है, जब आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान, जिनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी और बीच में भारत था। पूर्वी हिस्से में बंगाली बहुसंख्यक थे, जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति और राजनीतिक आकांक्षाएं थीं। लेकिन सत्ता पश्चिम पाकिस्तान के हाथों में केंद्रित थी। बंगालियों को अक्सर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों और सम्मान से वंचित महसूस किया जाता था। असंतोष धीरे धीरे आंदोलन में बदलने लगा। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने अवामी लीग ने भारी बहुमत हासिल किया। संसदीय गणित के अनुसार उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान और तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान ने सत्ता हस्तांतरण टाल दिया। राजनीतिक वार्ताएं विफल होती रहीं और तनाव चरम पर पहुंच गया। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान में उभरते प्रतिरोध को बलपूर्वक दबाना था। ढाका और अन्य शहरों में हिंसा भड़क उठी। विश्वविद्यालयों, छात्रावासों और बस्तियों में कार्रवाई की खबरें फैल गईं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में इस दौर को व्यापक दमन और मानवीय त्रासदी के रूप में दर्ज किया गया है। लाखों लोग प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागे। कुछ ही महीनों में लगभग 10 लाख शरणार्थी भारत के सीमावर्ती राज्यों में पहुंच गए। ये मानवीय संकट था, लेकिन साथ ही सुरक्षा और संसाधनों की दृष्टि से भी बड़ी चुनौती थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उन्होंने स्थिति का आकलन किया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिशें शुरू की, लेकिन जमीनी हालात लगातार बिगड़ रहे थे। इसी दौर में परछाइयों में एक और तैयारी चल रही थी। 1968 में स्थापित रॉ के प्रमुख थे आर.एन. काओ। वे शांत स्वभाव के लेकिन दूरदर्शी रणनीतिकार माने जाते थे। उनका मानना था कि यदि स्थिति युद्ध की ओर बढ़ती है तो खुफिया तैयारी और स्थानीय समर्थन निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पूर्वी पाकिस्तान में उभरते प्रतिरोध को संगठित रूप देने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी से मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ, स्थानीय स्वयंसेवकों और पूर्व सैनिकों का एक समूह, जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई को संगठित रूप दिया। भारत की ओर से प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक सहायता और खुफिया सहयोग की व्यवस्था की गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर बने, जहां गुरिल्ला युद्ध, संचार, विस्फोटक निष्क्रिय करना और सामरिक योजना सिखाई गई। इस सहयोग का उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की पकड़ को कमजोर करना और स्थानीय प्रतिरोध को सशक्त बनाना था। इसी संदर्भ में अगस्त 1971 में ऑपरेशन जैकपॉट नाम से एक समन्वित कार्रवाई हुई। मुक्ति वाहिनी के कमांडो ने चटगांव, मूंगला और अन्य बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाज़ों और आपूर्ति ढांचे को निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की समुद्री आपूर्ति पर असर डाला और मनोबल को झटका दिया। ये सब स्थानीय लड़ाकों द्वारा किया गया, लेकिन इसके पीछे प्रशिक्षण और समन्वय की एक सुनियोजित पृष्ठभूमि थी। इस बीच खुफिया नेटवर्क सक्रिय था। जमीनी सूचनाएं, सैनिक तैनाती, संचार मार्ग और रसद की स्थिति जैसी जानकारियां एकत्र की जा रही थीं। ये जानकारी बाद में सैन्य योजना बनाने में उपयोगी साबित हुई। भारत के सेना के प्रमुख उस समय सैम मैनेकशॉ थे। उन्होंने तत्काल युद्ध के बजाय तैयारी और मौसम की अनुकूलता का इंतजार करने की सलाह दी। मॉनसून के बाद जमीन सख्त होती है और सैनिक अभियानों के लिए बेहतर परिस्थितियां बनती हैं। ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया। इसके साथ ही औपचारिक युद्ध शुरू हो गया।
भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पूर्वी मोर्चे पर स्थिति अलग थी। वहां पहले से ही स्थानीय समर्थन और खुफिया तैयारी मौजूद थी। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने समन्वित अभियान चलाया। तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय बलों ने रणनीतिक स्थानों पर कब्जा किया। पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में भौगोलिक रूप से अलग थलग थी। पश्चिम से सीधा सैन्य सहयोग संभव नहीं था। 13 दिनों के भीतर भारतीय सेना ढाका के निकट पहुंच गई। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सामूहिक सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। उसी दिन एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण के पीछे महीनों की तैयारी, खुफिया समन्वय, स्थानीय प्रतिरोध और सैन्य रणनीति का संयोजन था। परछाइयों में काम करने वाले कई लोग इतिहास की सुर्खियों में नहीं आए। कई नाम आज भी सार्वजनिक नहीं हैं। 16 दिसंबर की सुबह रेडियो पर आया वो संदेश केवल आत्मसमर्पण की सूचना नहीं था। वो अनगिनत प्रयासों का परिणाम था जो चुपचाप, योजनाबद्ध और जोखिम भरे थे। ये कहानी बताती है कि युद्ध केवल मोर्चे पर नहीं जीते जाते, वे तैयारी, जानकारी, सहयोग और रणनीति से भी जीते जाते हैं। और 1971 की घटनाएं इसी सत्य का प्रमाण है।